ग्रेविटेशन। बच्चों, ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का। और इसको अच्छे से एक बार की कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। तो मेरा अनुभव कहता है अगर ग्रेविटेशन पढ़ना है आपको तो एक बार अच्छे से आप की कॉन्सेप्ट को पढ़ें और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल बनाएं। बच्चों, किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बनाना उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। बार बार चैप्टर पढ़ने के बजाय आप 2, 3, 4 बार उस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बनाएं तो ऑलमोस्ट वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। और इसी सुविधा के लिए मैंने एक अलग से न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके वहाँ से वीडियो एक बार देखें और अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन को आप बनाएं। जितने भी क्वेश्चन ग्रेविटेशन को आपके पास मिलते हैं सारे क्वेश्चन बनाएं और चैप्टर को मात्र एक बार पढ़ना है। चैप्टर को अच्छे से मात्र एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन मिलता है उन क्वेश्चंस को बनाएं। मुझे लगता है ये चैप्टर आप हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो चलिए आज क्या शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है मेरे पास। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ u, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट फॉल टू द अर्थ अगेन। किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो जब वो अर्थ पे लौट के आएगा फिर से तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे हैं। किसी बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, इसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और t1 टाइम के बाद ये अपने मैक्सिमम हाइट तक रीच करता है। चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होता है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है, और ऊपर डिक्रीज होते होते ऊपर जाते जाते एक सर्टेन हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। 0 होने के बाद बॉडी फिर से नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट करता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं अपवर्ड मोशन का। अगर बॉडी को यहाँ से u वेलोसिटी फेंके तो t1 टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने लिखा फाइनल वेलोसिटी क्या है तो v इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है तो u है। एक्सेलरेशन कितना लगने वाला है तो g है। फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन, फर्स्ट मोशन इक्वेशन है बच्चों v इक्वल टू u प्लस at। v का वैल्यू क्या है बच्चों, v का वैल्यू 0 है। u का वैल्यू क्या है तो u वेलोसिटी से फेंका गया है। यहाँ पे बच्चों प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे मुझे माइनस जी लिखना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है और बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, तो रिटार्डेशन में काउंट होगा, इसलिए माइनस जी लिखेंगे। और इसमें t का वैल्यू, t कितना है मेरा, t1 टाइम लग रहा है तो t1 यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ से बच्चों 0 इक्वल टू u माइनस जी t1, और यहाँ इसे कैलकुलेट करें हम लोग तो u को इधर लाते हैं तो माइनस u इक्वल टू जी t1, ये भी माइनस होगा बच्चों। t1 इक्वल टू माइनस माइनस क्रॉस आउट हो गया, t1 इक्वल टू u बाई जी। तो ऊपर जाने में बॉडी को जो समय लगा वो समय है u बाई जी। अब बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन। जब सर्टेन हाइट जाने के बाद ऊपर से बॉडी नीचे आएगा तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा, और t2 टाइम ट्रैवल करने के बाद t2 टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो जाएगा। बच्चों यही v का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, इनिशियल मैंने लिया u इक्वल टू 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो मुझे u है जो मुझे फाइंड करना है। अब फर्स्ट मोशन इक्वेशन फिर से हम लोग लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at, और t के जगह पे हम लोग t2 लिख देंगे।
अब यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी क्या है मालूम नहीं, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, प्लस a का वैल्यू क्या है बच्चों g है। इस बार पॉजिटिव लेंगे क्योंकि बॉडी भी नीचे जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, इसलिए पॉजिटिव होगा और ये T2 लिखें। यहाँ से T2 का वैल्यू निकालूं बच्चों, T2 इक्वल टू हो जाएगा v/g और T2 का वैल्यू यानी कि डाउनवर्ड नीचे की ओर आने में जो टाइम लगा वो v/g लगा। बच्चों आपको शायद पता होगा जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है यानी कि ऊपर अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में जितना समय लगता है उतना ही टॉप से नीचे उस पॉइंट तक आने में समय लगता है जहाँ से उसे फेंका गया था। इट मीन्स टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो we know that time of ascent equal to time of descent, मतलब T1 इक्वल टू T2। मैंने यहाँ पे T1 इक्वल टू क्या निकाला था बच्चों, T1 इक्वल टू u/g, तो लिखेंगे u/g और T2 इक्वल टू क्या है, तो T2 इक्वल टू मैंने निकाला v/g, यहाँ पे लिखेंगे v/g, g से g क्रॉस आउट हो गया और आप लिख पाएंगे u इक्वल टू v, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो बॉडी का होगा वो u के बराबर होगा। इट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है यहाँ पे जिस वेलोसिटी से बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं फिर से रिटर्न जब आता है तो उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी सेम होता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मास। मास क्या होता है, तो किसी बॉडी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसे मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। और बच्चों ये एक्चुअली अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स भी होता है। किसी भी मैटर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ एटम्स होता है उसे भी हम लोग मास कहते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मास का बच्चों ऐसा यूनिट केजी होता है, ऐसा यूनिट केजी होता है और किस प्लेस चेंज होने से मास का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी 10 केजी का कोई बॉडी है, अर्थ सरफेस पे वो 10 केजी का है, अगर उसे लेकर के मून पे मूव कर लिया जाए तो मून पे भी उसका मास 10 केजी भी होगा। यानी कि प्लेस चेंज होने से किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है। और बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस मास को मेजर कैसे करते हैं, इस मास को मेजर कैसे करते हैं, तो बीम बैलेंस के द्वारा मेजर करते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं बीम बैलेंस, एक पैन यहाँ है, एक पैन यहाँ है। एक पैन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दूसरे पैन में वेट को रखते हैं और फिर उसका हम लोग मास निकाल पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेट का। बच्चों वेट क्या होता है, जनरली मास और वेट हम लोग जनरल लाइफ में मास और वेट दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में दोनों का अलग मीनिंग है। वेट का मतलब होता है वो फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर खींचती है। फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज नोन एज वेट। तो किसी बॉडी का वेट ये ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड करता है। बच्चों वेट का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, तो चूंकि यह एक तरह का फोर्स है, न्यूटन ऐसा यूनिट होगा। और अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो बच्चों याद रखना है फुल फॉर्म में n स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है बच्चों, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर बच्चों बात करेंगे प्लेस चेंज होने से वेट का वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे किसी बॉडी का वेट अगर अर्थ सरफेस पे मेजर किया जाए और किसी बॉडी का वेट अगर मून सरफेस पे मेजर किया जाए तो चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाता है, इसलिए वेट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। बच्चों वेट को मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक तरह का स्प्रिंग बैलेंस है जिससे हम लोग किसी बॉडी का वेट मेजर कर पाते हैं। वेट इक्वल टू होता क्या है बच्चों, तो वेट इक्वल टू होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। और वैल्यू ऑफ वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। आगे हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ g इक्वेटर पे सबसे कम होता है और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है।
तो जहाँ जी का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ वेट भी ज़्यादा होगा, और जहाँ जी का वैल्यू कम होगा वहाँ वेट भी कम होगा। इट मीन्स किसी बॉडी का वेट इक्वेटर पे कम होता है और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। तो वैल्यू ऑफ जी मिनिमम एट इक्वेटर एंड वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम एट द पोल। पोल पे वेट का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे वेट का वैल्यू कम होगा ड्यू टू द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, क्वेश्चन है मेरा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी एट द मून। मून सरफेस पे मुझे वैल्यू ऑफ जी निकालना है। तो जी निकालने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। बच्चों मास ऑफ द मून मैंने लिख रखा है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। 24 नहीं, इसको 22 बनाते हैं। ये 22 होगा बच्चों, 22 kg। और रेडियस ऑफ द मून 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और हम लोग जानते हैं जी इक्वल टू कैपिटल जी, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, मास ऑफ द मून और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू बच्चों जी का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ द मून लिख देंगे, मास ऑफ द मून बच्चों हो जाएगा 1.74 इंटू 10 टू द पावर मास ऑफ द मून होगा 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द मून है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने देंगे बच्चों हम लोग, g इक्वल टू 6.67। देखिए ये सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो करना क्या है, जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको एक साथ लिखना है और जितना भी 10 टू द पावर वैल्यू है उसको एक साथ लिखा। पहले 6.67, इसके बाद मैं लिख लूँगा 7.4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1.74 का स्क्वायर है तो 1.74 और फिर से मैं लिख लूँगा इंटू 1.74 क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। फिर इसके बाद 10 का पावर बच्चों यहाँ पे -11 है तो -11 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर, इसमें 22 था तो यहाँ पे 22 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, नीचे 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर है तो 6 टू जा 12 हो जाएगा, 10 टू द पावर यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब जी का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये सारे डाटा को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.163, ये वैल्यू बच्चों ये आ जाएगा 16.3। और इसको सॉल्व करें तो 10 का पावर जो भी है मल्टीप्लाई होता है तो पावर का एडिशन हो जाता है और डिवीजन होता है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 10 टू द पावर -11 और ये मल्टीप्लिकेशन है तो +22 और ये डिवीजन है तो -12। यहाँ पे जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों 16.3 इंटू 10 का पावर कितना बच जाता है यहाँ पे, तो 10 का पावर बच्चों देखेंगे जाता है। जी इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से बच्चों ये बात क्लियर हो जाता है जो मून का ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1.63 है, जो अर्थ के ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से काफ़ी कम है। कितना कम है तो 1/6 होता है। इस बात को भी हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन जीएम एंड जी। जीएम क्या है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अगर मैं लिखूं जीएम डिवाइडेड बाय जी, इसका मतलब होता है जीएम का वैल्यू अभी मैंने निकाला 1.63 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू क्या हो जाएगा
9.8 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, ये वैल्यू GM डिवाइडेड बाई G इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, G इक्वल टू GM इंटू 6 या GM इक्वल टू, GM का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस, GM इक्वल टू 1/6 इंटू G। अब यहाँ से बच्चों क्लियर है मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ब्रॉट टू द मून सरफेस, देन व्हाट इज द वेट ऑन द मून सरफेस एंड आल्सो फाइंड व्हाट वाज द वेट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, किसी 10 kg के बॉडी को मून सरफेस पे लाया गया है, अब आपको बताना है मून सरफेस पे वेट कितना होगा और फिर आपको बताना है अर्थ सरफेस पे उसका वेट कितना होगा। तो बच्चों वेट इक्वल टू होता क्या है, WM मैं लिखता हूँ, WM मैं लिखता हूँ वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑन द मून, WM इक्वल टू होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G में GM लगा दूँ यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। M का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 10 kg और मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो अभी हम लोग निकाले हैं 1.63। अब ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों 16.3 न्यूटन। याद रखना है वेट निकालना, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अब हम लोग निकालते हैं वेट ऑन द मून, वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ WE ले लेते हैं, वेट ऑन द अर्थ इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू G, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब ये मास हो जाएगा 10 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G का वैल्यू बच्चों होता है 9.8 इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें 98 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं बच्चों मून पे वेट कुछ और है और अर्थ पे कुछ और वेट है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया पहले ही किसी बॉडी का वेट प्लेस चेंज होने से चेंज हो जाता है, लेकिन किसी बॉडी का मास प्लेस चेंज होने से चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों वेरिएशन ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, G का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे कैसे चेंज होता है। तो G का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, G इक्वल टू होता है कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R क्या है, रेडियस है। बच्चों इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे जो ये वैल्यू है ये रेडियस कहलाता है। तो इक्वेटर पे बच्चों देखेंगे रेडियस बड़ा होता है, क्योंकि अर्थ का साइज क्या है, अर्थ का शेप क्या है, इलिप्टिकल है। तो इक्वेटर पे रेडियस, पोल पे रेडियस छोटा होता है। तो अगर किसी का बड़ा हो तो वो वैल्यू हो जाता है छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा होगा वो वैल्यू हो जाएगा बड़ा। तो इक्वेटर पे रेडियस बड़ा होने से G का वैल्यू छोटा होगा। अगर इक्वेटर के लिए मैं लिख लूँ G और पोल के लिए लिख लूँ GP, तो G का वैल्यू इक्वेटर पे कम होगा क्योंकि R का वैल्यू ज़्यादा है, और पोल पे G का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि R का वैल्यू वहाँ पे कम है। इसलिए G इक्वेटर इज लेस दैन G पोल, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा होता है। मिनिमम एट द इक्वेटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मिनिमम कहाँ होगा, इक्वेटर पे, और मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम एट द पोल। और जब आप इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं तो G के वैल्यू में क्या चेंजेज आएगा बच्चों, इक्वेटर से पोल की ओर मूव करेंगे तो G का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। वैल्यू ऑफ G इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं
तो जी का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग चेंज इन वैल्यू विथ एल्टीट्यूड। हाइट के साथ जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन अर्थ सरफेस से हाइट अगर बढ़ जाए तो जी का वैल्यू वैरी कर सकता है। और कैसे वैरी करेगा तो इस बात को देख लेते हैं। मान लिया जाए बच्चों ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है और किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से एच हाइट तक रेज किया गया है। तो अब अर्थ के सेंटर से बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस एच होगा। और मैं मान लेता हूँ अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g है और सर्टेन हाइट पे जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे g डैश है। चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे क्या होता है, g इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये हो गया बच्चों क्या g का वैल्यू अर्थ सरफेस पे। लेकिन सर्टेन हाइट पे जाएंगे तो g जैसा मैंने रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे जी डैश इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G मास अर्थ का वही रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस चेंज हो गया। अब कितना हो गया r प्लस एच, तो मैं लिखूंगा r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन इसको 2 बनाते हैं। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें। g डिवाइडेड बाई जी डैश इक्वल टू कैपिटल GM डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल GM डिवाइडेड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे g डिवाइडेड बाई जी डैश इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू बच्चों ये इन्वर्स हो जाएगा। ये r प्लस एच का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा मुझे GM। बच्चों यहाँ पे GM से GM क्रॉस आउट हो गया और G डिवाइडेड बाई जी डैश का वैल्यू मेरे पास मिला r माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर r प्लस एच का होल स्क्वायर है जो ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर r स्क्वायर है जो छोटा होगा। तो ये फ्रैक्शन एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होता है। तो इसको बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं g डिवाइडेड बाई जी डैश का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, तो चूंकि इस वाले को आप देख रहे हैं न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए यह एक क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। इट मीन्स इज ग्रेटर दैन 1। ये वैल्यू क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे g इज ग्रेटर दैन जी डैश। तो आप बच्चों यहाँ पे देख ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू किसी सर्टेन हाइट पे कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो बच्चों यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है जो जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे g का वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चेंज इन वैल्यू ऑफ g विथ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के नीचे अगर सर्टेन डेप्थ में बात करें, डेप्थ में जाने के बाद g के वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा। तो बच्चों मान लिया गया यहाँ पे मान लेते हैं जो अर्थ का डेंसिटी क्या है रो है, अर्थ का डेंसिटी क्या है रो है। तो वॉल्यूम ऑफ इनर सर्कल
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कल बना हुआ है, यानी कि बॉडी को कहाँ लाया गया है, इस पॉइंट पे लाया गया है। अब इसका जो रेडियस होगा वो r माइनस डी होगा। रेडियस कितना होगा, r माइनस डी होगा, क्योंकि d अर्थ सरफेस से d डेप्थ नीचे बात कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे बॉडी है उसके चारों ओर कितना मास सराउंडेड है, तो उस मास का वॉल्यूम अगर निकाले बच्चों तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और रेडियस कितना है तो r माइनस डी का होल क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाले तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये क्या हो सकता है बच्चों, तो ये 4/3 पाई, और ये रेडियस तो r है इसलिए पाई r क्यू लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चों अगर इस पोर्शन का मुझे वॉल्यूम पता है, डेंसिटी तो ऑलरेडी मुझे मालूम है, तो मास पता कर सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। ये मास इक्वल टू हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास ऑफ इनर पार्ट का मास क्या हो जाएगा, इनर पार्ट का मास कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब और इनटू रो का वैल्यू। फिर हम लोग मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, फिर से अर्थ का वॉल्यूम और उसका डेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो का वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ क्या है, दो मास निकाल चुके हैं, इनर मास निकाल चुके हैं और पूरे अर्थ का मास हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग g की बात करेंगे। g क्या है, तो बच्चों मैं मान लेता हूँ अर्थ सरफेस पे g का वैल्यू g ले लेते हैं और d डेप्थ नीचे g का वैल्यू हम यहाँ पे g डैश ले लेते हैं। तो मैं निकाल रहा हूँ पहले g का वैल्यू, g इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ क्या 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। फिर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फिर मैं निकाल लेता हूँ g डैश क्या होगा, कैपिटल G और वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब बच्चों अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। g डिवाइडेड बाई g डैश इक्वल टू कैपिटल G 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाई कैपिटल G 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। बच्चों यहाँ रो से रो कटा, पाई से पाई कटा, 4/3 से 4/3 कटा, g से g कटा, तो g डिवाइडेड बाई g डैश इक्वल टू r क्यूब डिवाइडेड बाई r माइनस डी का होल क्यूब, r क्यूब डिवाइडेड बाई r माइनस डी का होल क्यूब। अब यहाँ बच्चों ये देखने के बाद हम लोगों को ये क्लियर होता है, जो ये फ्रैक्शन जो है r क्यूब डिवाइडेड बाई r माइनस डी का होल क्यूब, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो निश्चित रूप से बच्चों आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि r से समथिंग सब्ट्रैक्ट किया गया है और ऊपर रेडियस वही है, r का वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है और न्यूमरेटर इसका बड़ा है। तो इस तरह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब इसका वैल्यू जो होगा बच्चों r क्यूब डिवाइडेड बाई r माइनस डी का होल क्यूब, इसका जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ g डिवाइडेड बाई g डैश इज ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको तो g इज ग्रेटर देन g डैश, g इज ग्रेटर देन
जी डैश। अब यहाँ से क्या पता चलता है, जी डैश मैंने क्या लिया था, डी डेप्थ नीचे लिया था, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ से क्लियर कट समझ सकते हैं बच्चों, अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है और डेप्थ में जाने के बाद जी का वैल्यू कम होता है। तो बच्चों यहाँ से एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोटेशन का। और मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।